एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टडी करेंगे जीएसटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीएसटी को इंक्लूड करना है जर्नल एंट्रीज में। अभी तक जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी थी वो थी विदाउट जीएसटी। सो आपने परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम सब तरह की एंट्रीज की हैं जिसमें जीएसटी नहीं था। बट जीएसटी अब एप्लीकेबल है तो हमें अब उन एंट्रीज में जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करके समझना होगा कि एक कंबाइंड एंट्री किस तरह से की जाती है। सो उसके लिए जीएसटी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि एक बिजनेस में जीएसटी का रोल कहां कहां आता है। अब आप ये समझो, एज अ बिजनेसमैन आप क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। या तो आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को खरीदा और फिर उनको बेच दिया। या आपकी फैक्ट्री है, आप रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदते हो, उनको फिर फिनिश करते हो, पैकेजिंग करते हो और उसके बाद आप उनको सेल कर देते हो। ठीक है। सो मेजरली दो चीजें हो रही हैं। नंबर वन है आप परचेज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज की। परचेज करने का मतलब क्या है, आपने या तो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स खरीदे। और सर्विसेज का मतलब है कि आपने जिन लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जैसे आपने फैक्ट्री में वर्कर्स लगा रखे हैं, आपने ऑफिस में सेल्समैन लगा रखे हैं सेल्स के लिए, ऑफिस में आपके सेक्रेटरी होगा, अकाउंट्स लिखने के लिए अकाउंटेंट होगा या सुपरवाइज करने के लिए लोग होंगे। तो आपने डिफरेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, उनकी सर्विसेज ली हुई है। इतना ही नहीं, आपने हो सकता है एक बिल्डिंग रेंट पे ली हो, अब उसका रेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एसेट नहीं है, आपने एक सर्विस ली है। इसके अलावा हो सकता है कि आपने बैंक से पैसा लोन ले रखा है या किसी और पर्सन से लोन ले रखा है, आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये एक एक्सपेंडिचर है जो आप सर्विस के अगेंस्ट पे कर रहे हो। आप सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो, या आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली जो आपके बिजनेस में यूज होगी। तो आप कुछ चीजें खरीदते हो, कुछ ट्रेड साइकिल के अंदर रहती हैं, बार बार होती हैं, और कुछ कभी कभी जैसे फिक्स्ड एसेट। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, आप रूटीन में या तो आप सेल कर रहे हो गुड्स की, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो। ये तो आपके बिजनेस का टाइप है ना, या आप गुड्स की सेल करते हो या आप सर्विस से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हो। और हो सकता है जब आपकी फिक्स्ड एसेट यूज की ना रहे तो आप अपनी फिक्स्ड एसेट को भी सेल कर देते हो एज अ स्क्रैप। ठीक है। सो ये आपकी एक्टिविटीज है। अब इन सब एक्टिविटीज में जस्ट रिमेंबर, इन सब एक्टिविटीज में जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं हैंड्स, मतलब एक पर्सन से दूसरे के पास जाते हैं, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है टिल द टाइम इट रीचेस फाइनल कस्टमर। जब तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचेगी चीज, वो उस पर जीएसटी लगता रहेगा। और वो कौन चार्ज करता है? जो सेलर होता है। सो एज अ बिजनेसमैन जब आप सेल करोगे गुड्स की, तो आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है। सो आप सेल प्राइस के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करते हो, लेकिन उस जीएसटी को आप खुद नहीं रखते, ये गवर्नमेंट को देना है, ये टैक्स है। तो इसमें जो टैक्स कलेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ये आपने समझा था, है ना, लास्ट वीडियोस में। सिमिलरली जब आप चीजें खरीदते हो उस टाइम पे जो सेलर है, जो वेंडर है, जिसने आपको ये चीजें बेची हैं, वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आप जब कोई भी गुड्स खरीदोगे, परचेजेस करोगे या कोई सर्विस लोगे, तो उसके अगेंस्ट आप सिर्फ सर्विस और गुड्स की पेमेंट नहीं करोगे, आप उसके साथ जीएसटी भी पे करोगे। सपोज आपने गुड्स खरीद लिए 10,000 के, उस पे जीएसटी का रेट है 18%, तो आप 10,000 परचेजेस का दोगे, गुड्स का दोगे, और 1800 टैक्स का दोगे जीएसटी का। इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्योंकि ये जो हमने बिजनेस के इन के लिए बिजनेस में इनपुट लेके आए उस पर है, और आउटपुट मतलब जो हम बेच रहे हैं। तो जब बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी, जब चीजें खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी। सेकेंड चीज जो हमने बेसिक जो फीचर्स थे उनसे समझी थी कि जब भी जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी 3 तरह का है।
एक है आईजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये इनपुट में इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट सेम इनपुट टर्म रहेगी, सीजीएसटी भी हो सकता है और एसजीएसटी भी हो सकता है। एस का मतलब है स्टेट का जीएसटी, सी का मतलब है सेंटर का जीएसटी और आईजी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसमें स्टेट की जगह अगर यूनियन टेरिटरी हो तो उसको हम यूटी जीएसटी लिख देते हैं। तो इनपुट जीएसटी 3 तरह का हो गया। अब इसमें से कौन सा किस ट्रांजैक्शन में होगा ये कैसे पता चलता है? तो आपने क्या समझा था कि जब भी जीएसटी देना है तो ये चेक किया जाता है कि वेंडर और परचेजर, मतलब जो सप्लाई कर रहा है सेलर और परचेजर, सेम स्टेट के हैं या अलग अलग स्टेट के हैं। अगर वो सेम स्टेट के हैं तो उनका जीएसटी सेंटर और स्टेट में इक्वली बंट जाता है। सो अगर आप दिल्ली में प्लेस्ड हो और आपने दिल्ली के ही किसी सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं तो आपको जो जीएसटी देना है 18%, वो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी अकाउंट में पे कर दोगे। और ये अलग अलग अकाउंट रखे जाते हैं, तो ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे। लिखेंगे 9% इसमें, 9% बराबर बांट के, लेकिन रहेंगे इकट्ठे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सेंटर को दो स्टेट को ना दो, या स्टेट को दे दो सेंटर का ना दो। दोनों का इक्वल शेयर है। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं इंटर स्टेट, आप दिल्ली में प्लेस्ड हो, आपने बॉम्बे के सप्लायर से चीजें खरीद ली। अब क्या है, इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गई हैं और सेंटर हमेशा रहता है अपना शेयर लेने के लिए। तो अब क्या होगा, अब आप नहीं बांटोगे टैक्स को। अब आप जीएसटी को एक सेपरेट अकाउंट में डालोगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इसमें जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी इसमें पैसा चला जाएगा। वो फिर गवर्नमेंट अपने आप चेक करेगी कि कितना पैसा आया, किस किस स्टेट के अकॉर्डिंग आया, और वो फिर सेंटर और स्टेट उसमें अपना शेयर अपने आप लेंगे। तो वो हमें नहीं देना, क्योंकि हमें नहीं पता इंडिविजुअल स्टेट का क्या स्टेटस रहेगा। सो जब ये सिर्फ सेंटर और एक स्टेट इन्वॉल्व है, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है, तब तो बराबर बंट जाएगा। अगर 10% जीएसटी है तो 5% बांट दो, 5% जीएसटी है तो 2.5 बांट दो। ठीक है ना, इस तरह से आप बांट सकते हो। लेकिन अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व है तो उसको आईजीएसटी में कर देते हैं, फिर सेंटर और स्टेट मिलके इसे बांट लेते हैं। इधर आउटपुट जीएसटी में भी सेम स्टेटस रहेगा। आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी भी हो सकता है, या फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप अपनी ही स्टेट के किसी पर्सन को सेल करते हो तो जो उसका जीएसटी है वो सेंटर और स्टेट में बराबर बांट देते हो, और अगर आप किसी दूसरी स्टेट वाले को सेल करते हो तो उसका जो जीएसटी है वो आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट में डालना है। तो आपके पास 6 तरह के जीएसटी आएंगे। इनपुट में 3 तरह के आएंगे, आउटपुट में 3 तरह के आएंगे। तो जब भी परचेज करेंगे, जब भी कोई एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें जीएसटी चार्ज करेंगे। चार्ज करने का मतलब है कि उसमें जो पेमेंट करनी है उसमें ऐड हो जाएगा जीएसटी, आप साथ में पे करोगे तो पेमेंट करोगे। यहां क्या है, आप जीएसटी जब अप्लाई करोगे तो आप एज अ सेलर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कस्टमर से सेल का पैसा भी मिलेगा और जीएसटी भी मिलेगा। तो यहां पे आप जीएसटी रिसीव कर रहे होते हो और यहां आप जीएसटी पे कर रहे होते हो। ठीक है, तो जब आपको सेल का पैसा मिलना है, जीएसटी भी, तीनों में से या तो आईजीएसटी मिलेगा या ये दोनों मिलेंगे। यहां परचेज के टाइम आप इसको पेमेंट कर देते हो। अब पेमेंट करने से ये हमारी एसेट नहीं बन जाती कि हमने खरीद लिया, या सेल करने से या रिसीव करने से ये हमारी इनकम नहीं बन जाती है। ये इनकम नहीं है, ये पैसा मिल रहा है, पर क्या करना है, इस पैसे को आपको गवर्नमेंट को देना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, ईयर या क्वार्टरली जैसे रूल्स कहेंगे, हमें क्या करना होगा, ये जो हमें गवर्नमेंट को देना है इसका एक पार्ट हमने इनपुट के टाइम पे ऑलरेडी पे कर दिया है। तो ये इंक्रीमेंटल टैक्स है। इंक्रीमेंटल टैक्स का मतलब है कि जो आपने चीजें खरीदी थी उस पे जितना टैक्स आप दे चुके हो वो काट के बाकी का टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करोगे। सो मान लो यहां आपने टैक्स जो पे किया होगा टोटल मिला के सपोज 2000 है, और यहां आपने कस्टमर से लिया 3000, तो आप कहोगे 3 में से 2 तो मैंने तभी दे दिया था जब मैंने इनपुट खरीदी थी, तो मैं अब बैलेंस 1000 पे करूंगा। तो ये तीनों चीजें यहां तीनों के साथ आपस में मैच होती हैं, पर ये कब होगा, एंड में। एंड में आके हम इन दोनों को आपस में मैच करेंगे और चेक करेंगे कि फाइनल पेमेंट कितनी बची। अब इसमें
क्रॉस कैसे होगा, कटिंग कैसे होगी, अमाउंट कैंसिल कैसे होंगे, या तो सेम अकाउंट से सेम में जाए, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड के साथ जाएगा, सीजीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट कटेगा, एसजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट कटेगा, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। फिर देखेंगे अब कितना बच गया। उसके बाद क्या है, आप अक्रॉस भी कैंसिलेशन कर सकते हो, लेकिन अक्रॉस में क्या है, आपको जो दो मेन कैटेगरीज हैं उसमें अंदर नहीं करना। अक्रॉस मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में नहीं कटेंगे, क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं, पहले से ही आपने डे 1 इनको बराबर बराबर बांट दिया। तो आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अगेंस्ट कट सकता है, पहले सीजीएसटी फिर एसजीएसटी के, और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आईजी के अगेंस्ट कटेंगे। तो जो आपकी मेन क्लासिफिकेशन था कि या ये टैक्स लग रहा है या ये टैक्स लग रहा है, ये आपस में अक्रॉस हो सकते हैं। तो पहली बात, इनपुट और आउटपुट जब कटेंगे पहले तो सेम कैटेगरी से कैंसिल करोगे, फिर जो मेन दो कैटेगरीज हैं उसमें अक्रॉस जाओगे, ये वाला आईजीएसटी इन दोनों में और सीजीएसटी एसजीएसटी इसके अगेंस्ट। सो फाइनल बैलेंस आ जाएगा, उसको पे कर देंगे। ठीक है, सो ये है मेन। अब एक और पॉइंट इसमें है जो आपको याद रखना है, जैसे मैं ये कह रही हूं कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल की जाती है तो सप्लायर की ड्यूटी बनती है कि वो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी लिस्ट्स निकाली हुई हैं गुड्स की जिन पर या तो जीएसटी चार्ज ही नहीं होता, ठीक है, और या फिर जीएसटी सेपरेटली पे करना पड़ता है। लाइक कुछ लिस्ट है जिन पर आपको जीएसटी का अलग से ध्यान रखना है। पहली लिस्ट है इसमें, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी, एग्जेम्प्ट गुड्स की। एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। आप जब सैलरी एंड वेजेस दोगे, इंटरेस्ट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज के बिल दोगे, हेल्थ सर्विसेज कंसल्टेंसी बेसिकली का बिल दोगे, एजुकेशन सर्विसेज पे करोगे, अगर आप किसी चीज के लिए एडवांस पे कर देते हो, या बैंक ट्रांसफर है, बैंक ट्रांसफर मतलब बैंक से पैसा निकाला, बैंक में पैसा जमा कराया, या कन्वेंस चार्ज है, या डेप्रिसिएशन है, ये कुछ चीजें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, तो इनकी एंट्री सिंपल होती है। ठीक है, सो बार बार मैं ये लिस्ट नहीं बोल सकूंगी जब मैं आपको एंट्री सिखाऊंगी, बट मैं ये बोलूंगी कि जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं उनकी एंट्री सिंपल रहेगी। तो जब आप सैलरी एंड वेजेस की एंट्री करोगे, आपकी सेम एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। लाइकवाइज इंटरेस्ट, कन्वेंस, डेप्रिसिएशन, इन पे जीएसटी के बिना ही एंट्री होगी। दो चीजें इसमें हमने लिखी थी कि ये अलग हैं, अलग मतलब इनमें जीएसटी होता नहीं है, ये अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के अंडर ही आता है, जो सेल्स टैक्स वगैरह के अंडर आता है। सो इसको छोड़ सकते हैं। एक और लिस्ट दी थी हमें जीएसटी में लॉ के अंडर, वो है रिवर्स चार्ज की। जब आप किसी लॉयर को फीस पे करते हो या आप कोई फी पेमेंट करते हो आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने बाहर से कोई चीज खरीदी, उसकी फी पे कर रहे हो, या आप कोई कॉपीराइट के यूज की पेमेंट कर रहे हो और आपने गुड्स और सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से खरीद लिए, मतलब वो पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंडर, उस केस में आपको जीएसटी खुद गवर्नमेंट को पे करना है। अब ये देखो, ये आप चीजें परचेज करने पे पेमेंट कर रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो लॉयर की, ठीक है, आपने किसी का कॉपीराइट लिया, यूज किया, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट कर रहे हो, नॉर्मली जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो वो सप्लायर की ड्यूटी बन जाती है लेना आपसे जीएसटी। लेकिन इन चार चीजों में, जिसे हम रिवर्स चार्ज कहते हैं, आप चीज अलग खरीदोगे, एक्सपेंस अलग पे करोगे और जीएसटी अलग से आप पे करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है पेमेंट करने की, तो ये भी पेमेंट में आ जाएगा। इस तरह के जीएसटी को आपको पे करना है अलग से। अब एक और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज में एक और पॉइंट आता है, वो है कि जब आपने जीएसटी पे करना है आपको उसका क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मिलने का मतलब है कि आप उसको कैंसिल कर सकते हो अगेंस्ट योर लाइबिलिटी फॉर आउटपुट सीजीएसटी। देखो ना, इनपुट आपका है और आउटपुट जीएसटी है, तो आप आउटपुट जीएसटी जो आपको पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है, इसके अगेंस्ट आप इनपुट जीएसटी जो आपने पे कर दिया, ठीक है, उसको कैंसिल कर देते हो। ऑलराइट, अब कैंसिल करके आप पेमेंट करते हो, बट एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिस पर आपको
इनपुट जीएसटी पे तो करना है, लेकिन उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, मतलब उसे आप यहां पे काट नहीं सकते हो। सो उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप अलग से रिकॉर्ड करोगे और उसका जीएसटी आप पेमेंट में, एक्सपेंस में इंक्लूड करोगे। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? जीएसटी पेड ऑन रिफ्रेशमेंट्स और रेस्टोरेंट बिल फॉर कस्टमर्स। अगर आप अपने कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में लेके जाते हो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, या आप उनको रिफ्रेशमेंट्स देते हो, तो ये वाले एक्सपेंस पे जो आपने जीएसटी पे किया वो आपका डिडक्टेबल नहीं है, उस पे क्रेडिट नहीं मिल सकता। सो इस तरह के जो इनपुट जीएसटी है, इस पे आप इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड नहीं करते हो, उसको एक्सपेंडिचर का हिस्सा मान लेते हो। मान लो आपने कस्टमर्स को रिफ्रेशमेंट्स खिलाई 500 रुपीज की, उसका जीएसटी बना 90 रुपीज। अब वो 90 रुपीज आपने ऐड करके 590 पे किया और अब आपको इसको लिखना है। तो नॉर्मल वे में हम 500 अलग लिखेंगे, रिफ्रेशमेंट का 90 अलग लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम पूरा 590 एक्सपेंस में लिख देंगे, इसको आगे कैंसिलेशन में यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां पे आपने जो चीज खरीदी है उसकी फाइनल कंजम्पशन हो गई है। आपने जो रिफ्रेशमेंट्स खरीदी, जो रेस्टोरेंट में बिल्स दिए, यहां फाइनल कंजम्पशन हुई है उस चीज की, जो कि हमारा जीएसटी का सबसे पहला पॉइंट था कि जो जीएसटी है वो तब तक लगता रहता है जब तक उसका फाइनल कंजम्पशन नहीं होता। तो फाइनल कंजम्पशन पर हमें क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे अगर एज अ पर्सन आप कोई चीज खरीदते हो, आप जीएसटी पे करोगे, है ना। आपने मोबाइल खरीदा या टीवी खरीदा, एज अ पर्सन, एज अ कंज्यूमर आप अपने घर ले आए, उसको यूज कर रहे हो। अब आप उस पर जीएसटी पे करके आए हो, बट वो जीएसटी आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वो आपकी कंजम्पशन थी, ठीक है ना। सो सिमिलरली जब आपने रिफ्रेशमेंट्स और रेस्टोरेंट बिल्स दिए कस्टमर को, तो कस्टमर के लिए, तो उसका जीएसटी आपका क्रेडिट अलाउ नहीं करेगा। सो उसे आपको जीएसटी में लिखना ही नहीं है, उसे एक्सपेंस का पार्ट मान लेंगे। सो जब हम चीजें खरीदेंगे उस टाइम पे हमें कुछ पॉइंट्स का इनका ध्यान रखना है। सो हमारी जर्नल एंट्रीज जब करेंगे हम परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, मतलब परचेजेस की और सर्विसेज की जो पेमेंट होती है उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एसेट परचेज की। तो 3 कैटेगरीज में इनकी एंट्रीज होंगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम सेल करेंगे या हम इनकम रिसीव करेंगे तो उस पे आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हम लिखें क्या, इनपुट लिखें आउटपुट लिखें। तो याद रखो, जब चीजें ला रहे हो बिजनेस में, इन हो रही हैं, ठीक है, सर्विसेज ली, परचेजेस ली, तो जो इन आई बिजनेस में वो इनपुट है, और जो आउट, जो आपने दे दिया बिजनेस से बाहर, सेल की गुड्स बाहर निकल गए, सर्विसेज दे दी, ठीक है, तो आउट, तो आउटपुट जीएसटी। दूसरी कंफ्यूजन होती है आईजीएसटी एसजीएसटी क्या लिखें। तो हमेशा याद रखो, या तो आईजीएसटी आएगा इंटर स्टेट में, या सीजीएसटी और एसजीएसटी इकट्ठे आएंगे। ये दोनों भाई हैं, ये इकट्ठे ही चलेंगे, तो आपको बराबर बांटने हैं। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि परचेजर और सेलर कहाँ प्लेस्ड है, सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट्स में। सेम स्टेट में है तो आप उसको सेंटर और स्टेट में बांट दोगे, बट जहां एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो गई वहां फिर आपको इंटीग्रेटेड कंबाइंड जीएसटी देना होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज पहले हम लिखेंगे विदाउट जीएसटी, जो हमने पहले से सीखी हुई है। उसके बाद इसमें जीएसटी को हम इंक्लूड करके देखेंगे हमारी एंट्री क्या बनी। अब ट्रांजैक्शंस, पहली ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स खरीदे, तो अब तक क्या होता था, जब आपका जीएसटी का सिस्टम नहीं था, आप ऐसे समझ सकते हो जब जीएसटी नहीं था, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जीएसटी के बिना अगर हम एंट्री करते हैं, क्योंकि जब जीएसटी नहीं था उस टाइम पे सेल्स टैक्स था, वैल्यू एडिड टैक्स था, ठीक है, और कई तरह के टैक्स थे। बट क्या होता था, वो सारे वैल्यू में ऐड करके एक ही एंट्री करते थे, टैक्स को कहीं भी अलग से नहीं लिखा जाता था। बट अब टैक्स अलग लिखा जाएगा। सो परचेज की एंट्री होती है हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, या तो आप बैंक के थ्रू पैसा दे रहे हो, चेक दे रहे हो या कैश दे रहे हो,
और अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो तो आपकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है ना, ये हो गई आपकी एंट्री। अब क्या होगा, अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड कर दें, मान लो आपने 5,000 की परचेज की, उस पर जीएसटी देना है 10%, 500 रुपीज आपको जीएसटी देना है, तो वो भी पे करना है ना। तो पेमेंट में तो दोनों चीजें आएंगी, लेकिन जो इनपुट जीएसटी है वो अब क्या हो गया, आपकी एसेट बन गई। एसेट इस तरह से कि उसका क्रेडिट मिल जाएगा बाद में, जो पेमेंट करनी होगी आपको गवर्नमेंट को, उसमें कम कर दिया जाएगा ये अमाउंट। तो आप क्या करोगे, एक तो मैंने परचेजेस की, इसके साथ साथ मैंने इनपुट जीएसटी दिया, लेकिन अब ये इनपुट जीएसटी तो 3 होते हैं ना, कौन सा आएगा, या तो इनपुट आईजीएसटी आएगा, या आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये ऑर्डर याद रखो, सी पहले, सेंटर पहले, स्टेट बाद में। तो या ये आएगा या ये आएगा, कोई एक चीज आएगी और आप पेमेंट कर दोगे, वही कैश में या बैंक के थ्रू, या फिर क्रेडिट है तो क्रेडिटर अकाउंट में बाद में पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई परचेज ऑफ गुड्स। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है, गुड्स हमने परचेज किए किस लिए, क्योंकि हमें सेल करनी है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गुड्स का कुछ हिस्सा ऐसा हो जाए जो सेल ना कर रहे हो। अगर आप गुड्स का कुछ पार्ट ट्रेड में यूज नहीं कर रहे हो तो हमें ये रिवर्स करने पड़ेंगे जीएसटी। ठीक है, क्योंकि जब आपने उसको ट्रेड में यूज ही नहीं किया तो उसका जीएसटी आपको पे भी नहीं करना और क्रेडिट भी नहीं लेना। अब क्या होगा, आपको क्या करना होगा, इसी में हम एंट्री करेंगे परचेज के साथ ही। अगर आपका परचेज रिटर्न हो जाती है, सपोज आपके कुछ गुड्स सही क्वालिटी के नहीं थे या कोई भी रीजन है, आपने रिटर्न कर दिया, तो यहां आपकी एंट्री सिंपल रिवर्स एंट्री है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर को अब पैसा कम देना पड़ेगा, या वो हमें हमारा पैसा रिफंड कर देगा। ठीक है ना, आप सामान वापस करते हो, पैसा वापस ले लेते हो ना, भाई मैंने तुम्हें दिया था, मुझे वापस करो। या फिर आपका, अगर आपने क्रेडिट में खरीदा था तो आपकी जो पेमेंट है वो कम हो जाती है, फाइनल ड्यू बैलेंस चेंज हो जाता है। सो यहां आप लिखोगे क्रेडिटर, ये आप एक एंट्री करते हो जब जीएसटी नहीं होता। लेकिन जब जीएसटी है तो अब आपकी रिवर्स एंट्री भी ऐसी ही होगी। क्या होगा, आपको रिटर्न करने के बदले में या तो पैसा मिल जाएगा अपना, या आपका क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और किसके अगेंस्ट होगा, आपकी परचेज रिटर्न हो गई, और साथ के साथ वो आपको जीएसटी जो आपने देना है या दे चुके हो वो भी कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब परचेज ही मटेरियलाइज नहीं हुई, वो रिटर्न हो गई, तो उसका जीएसटी क्यों देंगे। ठीक है ना, सो ये आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई। अब थोड़ा सा और सोचो, ये तो वो गुड्स हुए ना जो हमने रिटर्न कर दिए, पर क्या कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके पास तो आए लेकिन आपने उन्हें ट्रेड में यूज नहीं किया, वो बेच नहीं रहे हो। अगर हम गुड्स को बेच नहीं रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है उन गुड्स के साथ। ठीक है, तो उनको बेचा नहीं है, अब आपके पास भी नहीं है, पर तो उनका क्या किया होगा आपने, या तो वो बिजनेसमैन ने ड्रॉ कर लिया, वो पर्सनल यूज में ले गया। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, आप गुड्स का यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप इन गुड्स को एज अ सैंपल बांट सकते हो कस्टमर्स में, ताकि आपके गुड्स की एडवर्टाइजमेंट हो जाए और आपकी बाद में सेल्स बढ़े। या आप ये गुड्स अपने एम्प्लॉयज को भी दे सकते हो एज अ वेलफेयर, है ना। लाइक आप सपोज शर्ट्स में डील करते हो, आपका शर्ट्स का बिजनेस है, अब दिवाली आ रही है, आपने उनको दिवाली पर गिफ्ट देना है, तो रादर देन बाइंग कि मैं बाहर से कोई चीज खरीद के दूं, आप उनको अपनी शॉप में से ही शर्ट्स विद मिठाई दिवाली पर गिफ्ट कर देते हो। तो जो गुड्स आपके शॉप में आए, परचेज किए, लेकिन वो सेल नहीं कर रहे हो, वो कुछ अलग तरह से बट रहे हैं। ठीक है, तो वो आप खुद भी ले जा सकते हो, कस्टमर्स में बांट सकते हो एज अ प्रमोशनल कैंपेन,
जिसे प्रमोशनल एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, या एम्प्लॉय वेलफेयर में भी दे सकते हो, उनके ऊपर भी ये खर्चा कर सकते हो। सो इसका मेन क्या रहा, मेन इसका इफेक्ट क्या रहा कि जो परचेज थी वो बची नहीं। परचेज की थी, डेबिट किया क्योंकि ये गुड्स आए हैं सेल के लिए, लेकिन अब ये बचे नहीं तो हमें परचेज करनी पड़ेगी कैंसिल, कि इतने गुड्स ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है, इन्हें रिटर्न नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसने खुद के लिए ड्राइंग की है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ऑनर ने जब पैसा बिजनेस से या कोई चीज बिजनेस से निकाली तो उसकी ड्राइंग हो गई ना, ड्राइंग डेबिट हो गई, मतलब उसकी कैपिटल में कमी होगी और परचेज भी कम हो गई। ये कनेक्टेड एंट्रीज होती हैं। अगर आपको एक एंट्री समझ में आ गई है तो उसके कनेक्टिंग एंट्रीज बनाना बहुत इजी है। परचेज हुई, डेबिट कर दिया, परचेज में कमी आ गई, क्रेडिट कर दो। अब कमी क्यों आई है, क्योंकि ये गुड्स तो ऑनर ले गया, तो उसकी ड्राइंग मानी जाती है। अब यहां पे जितने भी गुड्स वो लेके गया आप उसको ड्राइंग्स में लिख देते हो। ठीक है, अब यहां क्या होगा, जब आपकी परचेज कम हुई तो आप अपनी ड्राइंग में क्या लिखोगे, गुड्स की पूरी वैल्यू, कि मेरी परचेज कम हो गई, साथ के साथ जो मेरा जीएसटी है उसका क्लेम भी कम हो जाएगा। जब मैंने गुड्स खुद यूज कर लिए, मैं फाइनल कंज्यूमर बन गया उसका, तो अब मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इनपुट आईजीएसटी, ये हमेशा याद रखो, या इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ये कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसको खुद यूज कर लिया, तो अब इसका क्रेडिट लेने का हक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जब हमने परचेज की तो जीएसटी के साथ जीएसटी पे किया, लेकिन अगर ये गुड्स हमारे ट्रेड में काम नहीं आने हैं तो जितने हम रिटर्न करेंगे या जितना हम खुद यूज करेंगे किसी भी पर्पस के लिए, साथ के साथ हमें जीएसटी काटना पड़ जाएगा। तो अब आप देखो आपका इनपुट जीएसटी कम हो जाएगा। ठीक है ना, उतने का क्रेडिट मिलेगा। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग्स और क्या हो सकता है, गुड्स distributed as samples for promotional campaign। आप अपने गुड्स की प्रमोशन कर रहे हो तो आप उनको एज अ फ्री सैंपल बांट रहे हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स आपके निकल गए बिजनेस से तो उतनी परचेजेस आपकी कम हो गई, क्योंकि अब ये गुड्स अवेलेबल नहीं है। परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट करता है गुड्स परचेस्ड एंड अवेलेबल फॉर ट्रेड। तो अगर वो ट्रेड के लिए नहीं है तो उन्हें परचेज में से ही निकालना पड़ता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने गुड्स को मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट में यूज कर लिया। सो आप इसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कह सकते हो, प्रमोशनल अकाउंट कह सकते हो, है ना। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट। और इट कैन बी कॉल्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, राइट। अब यहां पे आपने क्या किया था, जीएसटी आपने जब पे किया, अब ये आपका जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इनपुट आईजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूं क्योंकि यहां आईजीएसटी आएगा, यहां ये दोनों भाई आएंगे। ठीक है ना। व्हेन यू लुक एट बुक्स, आप अपनी बुक्स में देखोगे हर एक की दो दो बार एंट्रीज हो सकता है, बताई हूं, बट इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हम फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। हमें तो ये पता है ना जीएसटी लगाना है, अब जीएसटी में आईजी लिखना है या ये दोनों को लिखना है, वो याद रखना है। ठीक है ना, तो एक ही एंट्री आपके लिए सफिशियंट है। अब यहीं पे मैं कुछ और एंट्रीज भी कंबाइन कर दूंगी, क्योंकि सेम एंट्रीज हम बार बार रिपीटेडली अगर लर्न करेंगे या लिखेंगे तो वो हमें कंफ्यूज करेंगी। अब गुड्स आप कैसे कैसे दे सकते हो, या तो खुद ले लिए या एज अ सैंपल बांट दिए। अब मान लो आप इनको एज अ सैंपल नहीं दे रहे हो, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ चैरिटी। आपने मार्केट नहीं किया है, आपने चैरिटी में दिया। मान लो आपको मंदिर में दान करना था,
तो आपने सोचा कि मैं अब कोई और चीज लेके दूं, इससे अच्छा है कि मैं ये शर्ट्स या जो भी मेरे पास कपड़ा है या जो कोई चीज है और वो ही मैं दे देता हूं चैरिटी में। तो अब क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट की जगह क्या आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट। बाकी एंट्री वही रहेगी, क्योंकि अब गुड्स कम होने का रीजन एडवर्टाइजमेंट नहीं, चैरिटी है। इसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज पे स्पेंड कर सकते हो, है ना, गिवन टू एम्प्लॉयज, उनको दिवाली गिफ्ट या किसी और रीजन से कोई गिफ्ट दे रहे हो या उनके कुछ प्राइजेस दे दिए। सपोज आपने अपने सेल्समैन के लिए एक कंपटीशन रखा था कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसको गिफ्ट मिलेंगे। सो आपने अपने ही प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैम्पर उनको दे दिया, तो ये आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। तो इसे आप क्या लिखोगे, एम्प्लॉयज कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स, प्राइस कॉस्ट और प्राइज मनी, है ना। सो जो भी तुम्हें टर्म क्वेश्चन में कही है उसी को यूज करना है। सो आपने किया क्या है बेसिकली कि जब परचेज की उस टाइम जो जीएसटी पे किया उसको डेबिट कर दिया। लेकिन अगर ये परचेज हमारे पास नहीं रहती ट्रेड के लिए अवेलेबल, या हम इसको रिटर्न कर देते हैं या हम इसको बांट देते हैं। आप खुद यूज कर रहे हो, आप कस्टमर को दे रहे हो, आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, या आप उसे चैरिटी में दे रहे हो, किसी भी रीजन से अगर आपके गुड्स परचेज जो आपने किए हैं वो ट्रेड के लिए नहीं है तो परचेजेस क्रेडिट होंगी और साथ के साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा। जब ये चीजें ली थी तो डेबिट थी, जब जाएंगी तो क्रेडिट है, और डेबिट में क्या आ जाएगा, उसका रीजन। ठीक है, सो ये हो गई हमारी परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री। इसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, आप गुड्स ही नहीं खरीदते हो, आप सर्विसेज भी लेते हो। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेकेंड क्या हो गई एंट्री, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, आप हो सकता है रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे कर रहे हो, ठीक है, आप सैलरी पे कर रहे हो। अब इसमें सैलरी नहीं आएगा, सैलरी में दोनों में डिफरेंस नहीं है क्योंकि सैलरी पे जीएसटी नहीं आता। सो जब हम एक्सपेंसेस पे करते हैं सब पे जीएसटी लगता है विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज 8 थिंग्स। वो जो 8 चीजों की लिस्ट मैंने आपको पहले बताई है उनको छोड़कर सब पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, सो रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, बैंक चार्जेस होंगे, बैंक जो अपने चार्जेस लेता है उस पे जीएसटी पे होता है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, कोई भी एक्सपेंस फॉर दैट मैटर, लीव असाइड दोज 6। फ्रेट चार्जेस हो गए, ठीक है, या और किसी तरह का लॉस हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, कमीशन पे कर दी, टेलीफोन बिल है, आप कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरेस्ट भी पे करते हैं लोन पे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट क्योंकि वो आपका जीएसटी में नहीं आता, कुछ चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सो वो नहीं आएगा। बाकी सारे एक्सपेंसेस, अब आपको इतनी, आप सोचोगे कि इतनी सारी लिस्ट में कैसे याद रखूंगा, है ना, बट वो याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आप अभी अकाउंट्स में इंट्रोडक्टरी फेज पे हो, स्टार्टिंग फेज पे हो। मैं ये चीजें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं, ये आगे भी काम आएंगी, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपसे सबके रेट याद करना या सारी लिस्ट याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। सो आपको ये नहीं सोचना कि मैं लिस्ट याद कर लूं, वो क्वेश्चन वाला आपको बताएगा कि इस चीज का रेट इतना है, इस चीज का रेट इतना है, इस पे रेट नहीं है। हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेट होते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल है तो एंट्री क्या होती है, नहीं है तो क्या एंट्री है। तो अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता तो वो इस तरह से एंटर करेंगे जो विदाउट जीएसटी है। सो अब आप क्या करोगे, रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी आपका एक्सपेंस है पे कर दिया आपने, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, और अगर पे नहीं किया तो वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है एक्सपेंस की। अब आपको इसका जीएसटी भी डालना है, तो जीएसटी, इनपुट जीएसटी हमें एज एन एसेट रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये हमें एसेट है क्योंकि ये हमारी फ्यूचर की जो पेमेंट, सो इनपुट आईजीएसटी और इनपुट
CGST एंड इनपुट SGST, ये आ जाएंगे आपके टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब रिबेट आप अलाउ करते हो, फॉर दैट मैटर रिबेट अलाउ की उस पे भी आपको GST पे करना है। जो भी एक्सपेंसेस हैं सब पे जब GST लगेगा तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सो आपके एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, हर एक में GST जाएगा एक्सेप्ट दैट लिस्ट ऑब्वियसली, है ना। आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, फर्नीचर खरीदा, अब ये क्योंकि आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो इसमें क्या है, GST आपको क्रेडिट मिलेगा, तो इसलिए इसमें GST रिकॉर्ड होगा। नाउ जब आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो आपकी एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक पेमेंट हो, कैश अकाउंट कैश पेमेंट, और क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, है ना। अब क्या होगा, GST के बाद क्या है, आपको GST पे करना है। ऑलराइट, सो GST पे करने के लिए फिक्स्ड एसेट खरीदी, एसेट आ गई। अब आप इनपुट CGST, SGST या फिर इनपुट IGST ले लोगे। तो एंट्री में हमारे या तो ये बनेगा फिक्स्ड एसेट डेबिट इनपुट IGST डेबिट, या हमारा आएगा फिक्स्ड एसेट्स डेबिट और इनपुट IGST की जगह CGST और SGST आएंगे। इनमें से एक चीज आएगी, एसेट तो आनी है, वो तो खरीद रहे हो ना। अब टेक्स्ट जो इसमें टैक्स है उसके बारे में सिर्फ हमें सोचना है कि कौन से वाला लिखें, या तो इंटीग्रेटेड या फिर दोनों भाई, CGST एंड SGST। सो आउटस्टैंडिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट को खरीदने की एंट्री। सो दैट कंप्लीट्स अवर एंट्रीज विद GST। अब एक लिस्ट थी एक्सपेंसेस की जिसमें क्या था कि जब आप कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस करते हो जिस पर आपको GST पे नहीं करना, मतलब वेंडर आपको GST चार्ज नहीं करेगा, आपको खुद GST पे करना है, रिवर्स GST। ये कब होता है, जब आप या तो एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से सामान खरीदते हो, गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो, तो क्योंकि वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, उसने GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, हालांकि ये गलत है, तो ही विल नॉट चार्ज, है ना, तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ एक से मैं एक्सप्लेन करूंगी। सपोज आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर विद GST क्या होगा, आपकी परचेज की एंट्री अभी भी वही रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, बिकॉज परचेजर जो है, जो आप मतलब यहां पर हो, आप पर GST चार्ज नहीं हो रहा है। रिवर्स चार्ज का मतलब ही यही है कि सप्लायर चार्ज नहीं करेगा, लेकिन बीइंग अ ऑनेस्ट सिटीजन अब आप खुद से इनपुट IGST और इनपुट CGST एंड इनपुट SGST खुद से अलग से पे कर दोगे गवर्नमेंट के अकाउंट में, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, सो ये एंट्री हो जाती है रिवर्स GST की। अब नेक्स्ट केस क्या है, फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज where GST is not applicable, और अगर किसी पे GST एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है ना, आपको 8 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताई थी जिसमें GST नहीं आता, जैसे आप जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आप एजुकेशन सर्विस का पे कर रहे हो, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, सो उस पे GST नहीं है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट और परचेज, जो भी आपने परचेज किया है, डेबिट, और आपके पास से जो भी जा रहा है, पैसा जा रहा है, या फिर आपके क्रेडिटर्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और फॉर एक्सपेंसेस, जो भी आ रहा है,
उसे लिख दोगे। यहां पर भी आपको यही एंट्री करनी है, सेम एंट्री। क्यों? क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो जीएसटी क्यों पे करेंगे ना, तो आपको पे नहीं करना, यही एंट्री रहेगी। सो जब आप सैलरी एंड वेजेस देते हो, आप विदाउट जीएसटी भी सेम एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। विद जीएसटी भी वही एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद लास्ट परचेज में ही क्या आ जाती है, लास्ट चीज, व्हेन जीएसटी इज एप्लीकेबल बट नॉट अलाउड एज अ क्रेडिट। याद है, एक ही चीज है जिसपे ऐसा होगा, वो है रिफ्रेशमेंट्स गिवन टू द कस्टमर्स और रेस्टोरेंट बिल फॉर द कस्टमर्स। उसमें क्या है, आपको जीएसटी तो लगेगा लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलना है। तो जो भी आपका रेलेवेंट एक्सपेंस है, जो कि इसमें होगा रिफ्रेशमेंट अकाउंट, रेलेवेंट एक्सपेंस का नाम यहाँ पे रिफ्रेशमेंट होगा या रेस्टोरेंट बिल होगा। सो रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टोटल बिल, जो भी पेमेंट किए, सेम एंट्री यहां पर भी टोटल बिल के साथ। क्योंकि जब हमें इसका क्रेडिट ही नहीं मिलना तो फिर हम उसको अलग से क्यों नोट करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है। सो अगर आपने रेस्टोरेंट में बिल पे किया 1000 रुपीज विद जीएसटी 100 रुपीज, तो आप 1100 का बिल यहां भी दिखाओगे, यहां भी दिखाओगे, तो जीएसटी अलग से नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलना है। सो ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन्स परचेज की साइड की, इनपुट साइड की। जैसे अभी मैंने समझाया ना आपको कि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी दो तरह की एंट्रीज है। रिमेम्बर, परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी के साथ होगा, सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी। अब परचेज में हमने परचेजेस कर ली, उनकी एडजस्टमेंट्स देख ली, एक्सपेंसेस देख ली, फिक्स्ड एसेट्स देख ली और सारी कैटेगरीज देख ली गुड्स की जिन पर जीएसटी लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सब तरह की ट्रांजैक्शन हमने समझ ली। अब नेक्स्ट है सेल की साइड पे। अब आउटपुट साइड पे चले जाओ। ठीक है, ये सब आपने किया परचेजेस में। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब हम करते हैं सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो, अब विदाउट जीएसटी आपकी एंट्री क्या होती है, या तो आपके पास पैसा आता है बैंक या चेक में, चेक के थ्रू या कैश, या आपके डेटर्स बन जाते हैं, क्रेडिट कस्टमर बन जाते हैं जिससे पैसा मिलना है, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। अब क्या होगा, जीएसटी के साथ क्या है, अब आपको सिर्फ सेल ही कलेक्ट नहीं करनी है, उससे सेल पर आपको आउटपुट जीएसटी भी कलेक्ट करना है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, बैंक में या पैसा, या फिर आपका कस्टमर बन जाएगा, पेबल आपका रिसीवेबल बन जाएगा। वो क्या देगा आपको, सेल्स देगा, सेल्स क्रेडिट, सेल इनकम है ना, क्रेडिट कर दिया। और साथ में वो आपको पे करेगा आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो या ये मिलेगा या ये मिलेगा। अब इसे हम क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेल प्राइस है, जस्ट 1 मिनट, इस पे जीएसटी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे टोटल आपका ड्यू अमाउंट हो गया। क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं है, हमें मिला जरूर है लेकिन हमें ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि इसे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो सेल में एंट्री हो गई। अब अगला क्या है आपका, इनकम्स। जैसे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपने बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पे दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, या आपको कमीशन रिसीव हो रही है, ठीक है ना, या आपको रिबेट रिसीव हो रहा है किसी तरह का किसी चीज पर। तो ये जो इनकम्स हैं, जब आपको इनकम मिलती है तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और पैसा हाथ में आ जाता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, टू इनकम अकाउंट की ये इनकम हमें मिल गई, या इसमें इनकम रिसीवेबल होती है अगर अभी आउटस्टैंडिंग है। अब क्या होगा, जीएसटी के साथ क्या है, आपको इनकम के ऊपर जीएसटी भी चार्ज करना है। तो अगर आपने रेंट पे अपना बिल्डिंग दे रखा है 10,000 रुपीज रेंट पे, तो आपकी इनकम तो रेंट है,
लेकिन उस रेंट के ऊपर, ये जो आपने इनकम ली, रेंट जो है इनकम, इसके ऊपर आपको आउटपुट जीएसटी चार्ज करना होगा। तो जो आपका टेनेंट है वो आपको 10,000 नहीं दे रहा होगा, वो आपको 10,000 के ऊपर जीएसटी लगाकर पेमेंट करेगा। तो इसी के ऊपर आपको रेट्स ऑफ जीएसटी लगा देनी है। और ये या तो आपको पैसा मिल जाएगा बैंक के थ्रू, मतलब चेक में, कैश में, या फिर ये बन जाएगी इनकम रिसीवेबल। ठीक है ना। सो ये एंट्री हो गई इनकम के लिए। अब इसमें मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इज फ्री फ्रॉम जीएसटी। इंटरेस्ट आपका उन कंपोनेंट्स में आता है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो, तो जो परचेज की एंट्री की थी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सेल के टाइम पर आप उसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट फॉर सेल। ठीक है ना। सो हमारी आउटपुट की एंट्रीज हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज रह गई, सेल के साथ अगर सेल्स रिटर्न है, अगर सेल रिटर्न होता है तो हम क्या करते हैं एंट्री, ये एंट्री रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो सेम यहां पर भी हम सेल्स रिटर्न होंगे तो रिवर्स एंट्री कर देंगे और हमारा आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा, कट जाएगा। सो इस तरह से हम एंट्रीज कर सकते हैं सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। अब ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, गुड्स खरीदे, एक्सपेंसेस किए, एंट्रीज कर दी, है ना। बट एंड में आके कुछ काम हमें खुद भी करने होंगे। वो क्या काम है? एंड में हमें आउटपुट और इनपुट जीएसटी को आपस में मैच करना है। हमें ये देखना है कि फाइनल पेमेंट कितनी बची। तो उसके प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, फिर से वही देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। ये आपका आउटपुट जीएसटी थे। आउटपुट का मतलब ये आपको पे करने हैं, ये ऑलरेडी पेड है। तो अब आप बैलेंस करते हो कि हमारा कितना पेमेंट बचा। तो पहले लिखा आउटपुट की कितना पे करना है, उसमें से जो ऑलरेडी पेड है वो माइनस कर दिया। ऐसे ही करते हो ना कि हमने इतना देना है, ये मैं पहले से एडवांस में दे चुका हूं, बाकी बच गया 1 लाख, 1 लाख एंड 125। ये एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप वो देख सकते हो। अब अक्रॉस कैसे कटिंग होती है? अगर आईजीएसटी में पैसा बच गया तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कट जाएगा, और अगर इसमें बच गया तो वो आईजीएसटी के थ्रू कैंसिल होगा। बट ये विद इन दिस नहीं जाएगा, सेंटर और स्टेट आपस में नहीं काट सकते। दूसरी चीज, सेंटर और स्टेट जब इकट्ठे होते हैं तो पहले सेंटर की बारी आती है, फिर स्टेट की। तो जैसे आपके पास आईजीएसटी में इनपुट क्रेडिट बच गया, क्योंकि आपको आउटपुट पर पे करना है 4 लाख, लेकिन आपको मिला हुआ है 525, तो आपके पास पैसा बच गया, ये क्रेडिट में बच गया, इसे काट दो। तो पहले इसे सीजीएसटी के अगेंस्ट कैंसिल करेंगे, फिर उसको एसजीएसटी के अगेंस्ट। तो इसमें से 1 लाख के अगेंस्ट सीजीएसटी कट गया, फिर एसजीएसटी कट गया। अब इसको काटने की एंट्री क्या होगी, कैसे कटेंगे ये? तो हम बारी बारी से एंट्री करेंगे, ये हमें खुद करनी है। एट द एंड हमें क्या करना है, राइटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, इनको आपस में क्रॉस करना है। तो जब आउटपुट जीएसटी मिले थे तो हमने एंट्री में उन्हें क्रेडिट किया था। तो अब आउटपुट जीएसटी, ठीक है, अगर ये आईजीएसटी है तो इसके अगेंस्ट हम इनपुट आईजीएसटी काट सकते हैं। आउटपुट का बैलेंस लो और उसमें पहले उसके अगेंस्ट इनपुट को काटो, इनपुट आईजीएसटी। अगर अभी भी बैलेंस बचता है, मतलब अभी पेमेंट बचती है, तो अगर आपके पास सीजीएसटी बच रहा है या एसजीएसटी बच रहा है तो ये पहले अपने आप से क्रॉस जाएगा, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी से कटेगा। इसके बाद भी अगर कुछ आउटपुट का बैलेंस बचता है तो वो हमें गवर्नमेंट को पे कर देना है बैंक अकाउंट, और अगर पूरा कट जाता है तो छोड़ दो। सिमिलरली अब हम आउटपुट सीजीएसटी पे आते हैं, इसकी पेमेंट की बारी आ गई। अब आउटपुट सीजीएसटी कैसे पे होगा?
सबसे पहले आप देखो कि मेरे पास इनपुट सीजीएसटी कितना है, इसके बैलेंस को इनपुट के अगेंस्ट कैंसिल करो। अगर आपका सारा कट गया बैलेंस तो ठीक है, कुछ पे नहीं करना। और अगर आपका कुछ बच गया तो उसे आप इनपुट आईजीएसटी से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं कटेंगे आपस में, ये आईजीएसटी के साथ ही जाएंगे और बाकी जो बच जाएगा वो पे कर दोगे। तो जितना कैंसिलेशन हुआ कैंसिल करो और बाकी पेमेंट कर दो। मैंने इसमें कंबाइंड एंट्री बताई है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप पहले एंट्री कर दो कैंसिलेशन की कि जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, अब अगर कुछ बचेगा तो पे कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जितना कैंसिल हो कर दो, बाकी पेमेंट। और सेम यहां पर आप एंट्री कर दोगे फॉर सीजीएसटी। तो सेम एंट्री मैं कभी भी रिपीट नहीं कर रही हूं क्योंकि सीजीएसटी की जगह पे ये अब एसजीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी आ जाएगा। सो इस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। सो फाइनली पूरे क्वेश्चन के बाद में हमें एक वर्किंग शीट बनानी होगी ये कैंसिलेशन की, और उसकी एंट्रीज हमें खुद करके फाइनल पेमेंट कर देनी है, राइट। सो दिस इज हाउ जीएसटी को हम अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको समझेंगे तो उससे क्या है कि हमें जर्नल एंट्रीज करना समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। सो जस्ट गो थ्रू दीज एंट्रीज अगेन। मैं जीएसटी फिर से बोल रही हूं क्योंकि जीएसटी जो है ये एक, एवरीबडी सेज कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिजीम है। इसके रेट समझना, इसको स्टेट्स में बांटना, है ना, और गुड्स की कैटेगरी समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो आप इसके फीचर्स को फिर से समझ लो। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था जीएसटी फीचर्स का, उसको अच्छे से समझो। उसके बाद आप उसी चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, क्योंकि अब हमें जीएसटी नहीं सोचना है एंट्री करते हुए, हमें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एज अ बिजनेसमैन वो क्या कर रहा है, वो जीएसटी दे रहा है, वो जीएसटी ले रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज करके एंड में उसे बैलेंस करना है। एंट्रीज में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देखो जहां भी तुमने चीज खरीदी है, अपनी हर खरीदी के साथ, परचेज के साथ जीएसटी चला जाएगा, चाहे वो परचेज हो चाहे वो एक्सपेंस हो, उनके साथ जीएसटी जाएगा। जब सेल करोगे तो जहां सेल आएगी वहीं पे जीएसटी आएगा, है ना। सो एंट्री में इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। सो जस्ट रिवाइज दीज अगेन सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हम जर्नल एंट्रीज करें आप उनको फॉलो कर सकें। थैंक यू।